एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आज के एपिसोड में हम ये वाला केस पढ़ेंगे। साहस डिग्री कॉलेज थ्रू सेक्रेटरी नदीम हसन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी थ्रू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जेपी नगर एंड अदर्स। अब केस बहुत इंटरेस्टिंग, हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करता है। सो इट specially differentiates between a gift which is given under Transfer of Property Act and an oral gift made by a Muslim, right, जिसे हिबा कहते हैं। तो गिफ्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेंस में। इनफैक्ट सारे लगभग सारे ही स्टेट के मेंस में टीपीए एक इम्पॉर्टेंट लॉ है और उनमें गिफ्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो जब भी आप गिफ्ट पे आंसर प्रिपेयर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको सारे ही प्रोविजंस को मेंशन करना पड़ता है, विच आर आई थिंक फ्रॉम सेक्शन 123 टिल सेक्शन 129, राइट। यू नीड टू explain all the provisions in order to make your answer more comprehensive and exhaustive, वरना वो थोड़ा इनकम्प्लीट रहेगा। तो 129 गिफ्ट के जो एसेंशियल्स हैं उससे कुछ तरह के गिफ्ट्स को या कुछ तरह के ट्रांसफर्स को स्पेशली एक्सक्लूड करता है, एंड that includes a Muslim gift or a hiba, oral transfer or an oral gift made by a Muslim, which we also call hiba, right। तो पहले समझने के लिए क्या डिफरेंस है, क्या नुआंसेस है, कहानी समझ लेते हैं, ठीक है। अब देर आर मल्टीपल पार्टीज एंड यू नो काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड, सो ट्राई टू स्टे विद मी। अली हसन ने से पूरी की पूरी ये कहानी शुरू हुई। तो अली हसन ने अपनी एक प्रॉपर्टी, जिसके ये डिटेल्स हैं विच इज एब्सोल्युटली विच आर नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, अपनी एक प्रॉपर्टी सरवरी एजुकेशनल सोसाइटी को दी 2005 में, ठीक है। और ये गिफ्ट उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ में ओरल गिफ्ट को हिबा कहते हैं और इस हिबा के 3 कंडीशंस होते हैं। मतलब अगर हिबा में 3 कंडीशंस मीट कर जाए तो वो हिबा वैलिड मान लिया जाता है। और 123 के जितने भी एसेंशियल्स और प्री रेक्विजिट्स हैं वो हिबा पे अप्लाई नहीं होते। तो सबसे पहले तो हिबा को डिक्लेयर किया गया, डेक्लेरेशन, जहां पे जो डोनर है वो अपनी इंटेंशन को डिक्लेयर करेगा कि मैं एक प्रॉपर्टी को बिना कंसिडरेशन के, बिना पैसा लिए देना चाहता हूं दान में, ठीक है। इसको डेक्लेरेशन कहते हैं, वेयर इन द डोनर वुड एक्सप्रेस हिज इंटेंशन टू ट्रांसफर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसिडरेशन, राइट। इस डेक्लेरेशन को डोनी जो है एक्सेप्ट करेगा। जिसको भी उसे गिफ्ट देने की इच्छा है, जिसको भी वो गिफ्ट देना चाहता है, he'll be a donee, right। तो वो डोनी जो है उस डेक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेगा, उस दान को स्वीकार करेगा। अब वो स्वीकार करना, ये जो भी एक्सेप्टेंस है, इट कैन बी इम्प्लाइड, इट कैन बी एक्सप्लिसिट, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये एक्सेप्टेंस हो जाएगा, सॉरी, जिस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है उसका पोजेशन डिलीवर कर दिया जाएगा। अब ये पोजेशन डिलीवरी सिंबॉलिक भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। जैसे आपने पेपर दे दिए, ठीक है, तो दिस इज अ सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ पोजेशन। फिजिकल पोजेशन आपने दे दिया, आपने चाबियां पकड़ा, चाबियां भी सिंबॉलिक है, आपने उसको दे दिया कि अब आपकी है, ये आप ही रहेंगे उसमें, ठीक है। तो डिलीवरी हो जाती है, पोजेशन को डिलीवर कर दिया जाता है, इधर सिंबॉलिकली और फिजिकली, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इट इज, ठीक है, और डिपेंडिंग द सर्कमस्टांसेस। अब मुस्लिम लॉ कहता है कि अगर ये तीनों कंडीशंस आर मेट विद, दैट गिफ्ट इज वैलिड, ठीक है, और सेक्शन 123 के प्रेरिक्विजिट्स उस पर अप्लाई नहीं करेंगे। सेक्शन 123 के प्रीरिक्विजिट्स हैं क्या? व्हाट एग्जैक्टली इज अ गिफ्ट? गिफ्ट is a transfer made of an immovable property by a person without any consideration। जब बिना किसी कंसिडरेशन के एक व्यक्ति अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी दूसरे को दे देता है तो उसे हम गिफ्ट कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे गिफ्ट में क्या है कि आप भले ही पैसा ना ले खुद, आप कंसिडरेशन दूसरी पार्टी से नहीं ले रहे हैं, आप प्रॉपर्टी को फ्री में दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, है ना। किसी भी वजह से कॉन्ट्रैक्ट भी इस चीज को अलाउ करता है, नेचुरल लव अफेक्शन, ये सारी कंडीशंस अगर प्रेजेंट है तो आप बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। गिफ्ट उसी कैटेगरी में आता है,
एनीवे जब इमूवेबल प्रॉपर्टी इस तरह से दी जाती है तो विदाउट नेचुरल अफेक्शन या लव के दी भी नहीं जा सकती, है ना। खैर, तो अगर आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो आप भले ही पैसा ना ले, लेकिन सरकार उस पर पैसा लेती है, मतलब उसको ट्रांसफर करने का एक लीगल कॉस्ट होता है जो बायर को ही देना पड़ता है, डोनी को देना पड़ता है, जिसे हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। whenever a property is transferred, जब भी ओनरशिप की बात करें, मैं नॉट टॉकिंग अबाउट अ पार्शियल ट्रांसफर, जब भी ओनरशिप ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टी की, तो सरकार को एक रेवेन्यू मिलता है, मतलब उस ट्रांसफर पे एक सर्टेन कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, राइट, और वो कॉस्ट सरकार को जाता है, उस कॉस्ट को हम स्टैंप ड्यूटी कहते हैं। तो व्हेन एन ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, यू आर ट्रांसफरिंग द ओनरशिप, यू आर चेंजिंग द नेम इन द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब अगर वो प्रॉपर्टी ए के नाम पे है तो आप उसे चेंज करके बी के नाम पे कर रहे हैं, राइट। अब ये जो ट्रांसफर है, इस ट्रांसफर को आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है, और इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। दिस इज द लीगल कॉस्ट। तो आपसे पार्टी पैसा नहीं लेगी, जैसे ए आप बी से पैसा नहीं ले रहा, फ्री में प्रॉपर्टी दे रहा, लेकिन इस ट्रांसफर का पैसा सरकार लेगी, गवर्नमेंट उस लीगल कॉस्ट को लेती है। अब उसकी बहुत सारी वजहें हैं। अगर इस पे स्टैंप ड्यूटी को माफ कर दिया जाने लगे, सरकार इस पे स्टैंप ड्यूटी वेव ऑफ कर दे, एग्जेम्प्ट कर दे, तो हर एक व्यक्ति ट्रांसफर गिफ्ट के नाम पर ही करेगा, क्योंकि उसे स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। तो क्या करेगा, ट्रांसफर गिफ्ट के नाम पे करेगा, अंडर द टेबल पैसा दे देगा, मतलब ब्लैक मनी दे देगा कैश में, जिससे उसे रिकॉर्ड ना किया जा सके, और स्टैंप ड्यूटी बचा लेगा। जैसे कि मैंने कहा कि जब भी ओनरशिप ट्रांसफर होती है, गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू मिलता है, और वो रेवेन्यू जो है वो बहुत जरूरी है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ सच ट्रांसफर्स, जिससे टाइटलशिप क्लियर रह सके, प्रॉपर्टी राइट्स को क्लियरली डिफाइन किया जा सके, क्योंकि वो इनहेरिट होते हैं, सक्सीड होते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं फैमिलीज के बीच में ट्रांसफर होते हैं, तो उनके बीच में, मतलब उनके नाम पे या उनके जो भी कुछ उनसे रिलेटेड प्रोसेस है, उसमें क्लैरिटी बहुत जरूरी है, ताकि आने वाले टाइम में किसी तरह का कोई विवाद, डिस्प्यूट ना हो। और इस सारी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए फी चाहिए, सैलरीज चाहिए, कॉस्ट चाहिए, और ये जो रेवेन्यू जनरेट होता है ट्रांसफर पे, ये उन्हीं डिपार्टमेंट्स को चलाने में मदद करता है, ऑफ कोर्स, राइट। अब ये रेवेन्यू काफी है, आई मीन एवरी नाउ एंड देन अ प्रॉपर्टी इज बीइंग ट्रांसफर्ड एंड द गवर्नमेंट इज गेटिंग पेड, right, the government is getting a certain revenue. Now if the government allows to, or the government exempts this revenue, everybody would start transferring their property in the gift model and save on the stamp duty, जिसकी वजह से सरकार को बहुत नुकसान हो सकता है, और ब्लैक मनी थोड़ा, मतलब ब्लैक मनी और ज्यादा फैसिलिटेट हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए भले ही ट्रांसफर बिना पैसे के हो, बिना कंसिडरेशन के हो, स्टैंप ड्यूटी आपको देनी पड़ती है। इसीलिए गिफ्ट का एक प्री रेक्विजिट है अंडर सेक्शन 123, इवन इफ यू आर ट्रांसफरिंग अ प्रॉपर्टी, या जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कहता है इस बात को, कि if you're making a contract without consideration, it needs to be written and registered, right? तो उसको रिटन फॉर्म में ट्रांसफर करना जरूरी है, और उस रिटन फॉर्म को रजिस्टर कराना जरूरी है। जैसे आप उसे रजिस्टर कराएंगे, आपको उस पर स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी, गॉट इट। अब यहाँ पे गिफ्ट को रिटन फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है, मतलब यू कैन ट्रांसफर योर प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन ओनली इन अ रिटन फॉर्मेट, नॉट अदरवाइज। ओरली आप किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर बिना कंसिडरेशन के नहीं कर सकते, ओके। मुस्लिम लॉ हाउएवर provides an exception. It is an exception in itself. वो एक प्रोवाइजो की तरह एक्ट करता है, जहां पे एक मुस्लिम व्यक्ति दूसरे मुस्लिम व्यक्ति को या किसी भी और को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है विदाउट कंसिडरेशन, और उसे उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए किसी रिटन फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। मतलब इफ ही ट्रांसफर्स दैट प्रॉपर्टी ओरली टू, he can do it and that gift would be legal। मतलब सेक्शन 123 की प्रोविजन उस पर अप्लाई नहीं करेंगे, वो ओरल गिफ्ट भी वैलिड होगा, और उसे रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। लेकिन
इसका एक अगेन देयर इज अ ट्विस्ट इन द एंटायर टेल. The gift for a gift to become hiba or to be exempted or to operate as a Muslim gift, it needs to be oral. Oral gift का मतलब हिबा है. ठीक है, तो अगर आप उस गिफ्ट को रिटर्न कर देते हैं तो फिर वो हिबा नहीं रहे. अगर आपने उसे रिटर्न फॉर्मेट में डिड्यूस कर दिया है फिर आपको उसे रजिस्टर कराना पड़ेगा, क्योंकि अब उस पर 123 लगेगा, उस पर मुस्लिम लॉ नहीं लगेगा. मुस्लिम लॉ टॉक्स अबाउट ओरल गिफ्ट. अब मेरी बात समझ रहे हो? तो ये एक बहुत ही एक ट्विस्ट इन द टेल है जो इस पूरे केस को वो कर रहा था, डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड बना रहा था. अब इस केस में क्या हुआ ये समझते हैं. अली हसन ने सरवरी एजुकेशनल सोसाइटी को 2005 में एक प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ मुस्लिम लॉ. मतलब उन्होंने हिबा किया. ठीक है, अब हिबा को उन्होंने किया मुस्लिम लॉज को यूज करके, और जो कंडीशंस होती हैं हिबा की वो भी पूरी हुई. डिक्लेरेशन, एक्सेप्टेंस, डिलीवरी ऑफ पोजेशन. लेकिन इसके बाद उन्होंने एक मेमोरेंडम कर दिया. उस मोमेंट सॉरी, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम भटक जाते हैं किसी शब्द पे. उस मेमोरेंडम में इस ट्रांसफर की सारी डिटेल्स को रिकॉर्ड किया गया. ओके. अगले साल मोहम्मद असलम जो कि सरवरी एजुकेशनल सोसाइटी के मैनेजर थे, उन्होंने दूसरा ओरल गिफ्ट किया उसी प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को साहस डिग्री कॉलेज को ट्रांसफर कर दिया. नाउ दिस वाज आल्सो डन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ मुस्लिम लॉ. इस गिफ्ट में भी उन्होंने मेमोरेंडम कर दिया. ओके. मतलब द गिफ्ट वाज द ट्रांसफर वाज मेड एज पर द प्रोविजन ऑफ Muslim law, but both times they recorded it. They made a memorandum, right? फिर मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम बेसिकली, देखो तुम वर्ड कहाँ से आ रहा है? मेमोरी से आ रहा है. ठीक है, द वर्ड फ्लोज फ्रॉम द वर्ड मेमोरी, so it has to do something with the memory, right? इसका हिंदी का ट्रांसलेशन भी मेमोरी इन्वॉल्व करता है. तो याददाश्तीकरण कहते हैं इसको. मतलब आपको रिकॉर्ड में रखने के लिए, ताकि आपकी मेमोरी में बना रहे कि इस तरह का कुछ हुआ है. माइंड यू, मेमोरेंडम की कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं होती है. इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट विच कैन बी लीगली एनफोर्स्ड. इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. वो एग्रीमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो बाइंडिंग नहीं है, उसका कोई लीगल फोर्स नहीं है. वो बस आपको याद रही चीजें, जैसे आपने डायरी में नोट कर ली, उसे भी मेमोरेंडम कहा जा सकता है. इट इज नॉट नेसेसरी कि मतलब मेमोरेंडम को नोटराइज करना, रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं होता. इवन इफ यू रिकॉर्ड सम थिंग्स और सम डिटेल्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, जैसे आपने अपने घर में ही पैसा दिया अपने भाई को या अपने किसी भी रिलेटिव को, और आपने डायरी में नोट कर लिया, तो वो भी मेमोरेंडम ही कहलाएगा. बिकॉज यू हैव नॉट डन इट फॉर लीगल पर्पजेज, यू हैव डन इट so as to remember the details of the transaction. Memorandum is similar to that, right? मेमोरेंडम हो गया, दोनों ही गिफ्ट्स में मेमोरेंडम हो गया. इस ट्रांसफर के बाद 2006 में इनके पास नोटिस आ जाता है एसडीएम ऑफिस से, और नोटिस में लिखा था कि भाई आपने स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे की है. योर ट्रांसफर लैक्स इज और हैज अ डेफिशिएंसी ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, और आपने स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करी है, टाइम लिमिट हो गई है काफी ज्यादा, पता नहीं क्या क्या, और इसलिए अब आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी. तो कुछ 11,25,000 की स्टैम्प ड्यूटी थी जो पे करनी थी, और इतनी ही पेनल्टी डाल दी. तो अराउंड 22-23 लाख करीब इनको देना था. अब इन्होंने चैलेंज किया कि भाई हमारे यहाँ तो ओरल गिफ्ट होता है, राइट, और आपका गिफ्ट जो है वो जब रिटन फॉर्मेट में होता है, और इसलिए उसे रजिस्टर करवाना पड़ता है. अब ओरल चीज को रजिस्टर कैसे करवाया जा सकता है? हम मौखिक ट्रांसफर करते हैं, हमारा लॉ हमें ओरल ट्रांसफर करने की इजाजत दे रहा है. आपका लॉ आपको रिटन ट्रांसफर करने की कंपल्जन क्रिएट कर रहा है. तो रिटन डॉक्यूमेंट को तो रजिस्टर करवाया जा सकता है, लेकिन ओरल ट्रांजैक्शन या ओरल ट्रांसफर्स को रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता. प्लस आपका जो लॉ है वो मुस्लिम गिफ्ट्स पे अप्लाई नहीं होता. सेक्शन 129 इस चीज को बहुत क्लियरली बताता है ना. वी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ सेक्शन 123 विच इज गिवन इन योर सेंट्रल लॉ, और स्पेशल लॉ एनीवे सुपरसीड्स अ जनरल लॉ. तो
पेटिशनर्स जो गवर्नमेंट था उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि आपने जैसे ही गिफ्ट के ट्रांसफर को रिटर्न कर दिया उस पे मुस्लिम लॉ लगना बंद हो जाएगा. The moment you deduce it in a written format, it becomes an ordinary gift which would be governed as per the principles of Transfer of Property Act because you violated the conditions of an oral gift given in Muslim law. मुस्लिम लॉ सिर्फ ओरल गिफ्ट के बारे में बात कर रहा है. हिबा का जो कंडीशन है वो ओरल गिफ्ट्स को मैनेज करता है या ओरल गिफ्ट्स के रिलेशन में है. आपने मेमोरेंडम करके उस गिफ्ट को रिटन फॉर्मेट में ट्रांसफर किया है. अब आपने उसे रिटन फॉर्मेट में कर दिया तो उस रिटन फॉर्मेट को आपको रजिस्टर भी कराना पड़ेगा जिस वजह से आपको स्टैम्प ड्यूटी भी देनी पड़ेगी. यही था पूरा का पूरा डिस्प्यूट एंड दैट डिस्प्यूट वेंट टू द हाई कोर्ट. इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये पूरा का पूरा मसला पहुंच गया. ठीक है. अब ये लीगल चैलेंजेस हैं. सेक्शन 47A इंडियन स्टैम्प एक्ट का लगेगा कि नहीं लगेगा. ठीक है. these were the challenges. Anyhow, this is not something that we need to write our answers. ठीक. इशू यही है कि ओरल गिफ्ट मोहम्मदन लॉ के जो ओरल गिफ्ट हैं अगर उन्हें डॉक्यूमेंट कर दिया जाए लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या उन पे 47A लग सकता है विच प्रोवाइड्स फॉर द पेनल्टी. अगर आपने टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे की है तो आपको स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी साथ में पेनल्टी भी देनी पड़ेगी. ठीक है. आपके अगेंस्ट जो है एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जा सकता है. Whether the authorities should have initiated proceedings under section 33 instead of section 47A. ये भी एक इशू था. Again, something which is not really important for our concept. 47A क्या है? Deals with the valuation of undervalued instruments related to property transfers and the determination of proper stamp duty payable. ठीक. Section 2 clause 14A of the Indian Stamps Act defined instrument of conveyance and is the basis for determining stamp duty obligations. मोहम्मदन लॉ हिबा को ट्रांसफर करता है एज एन ओरल गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ which requires 3 essentials. सबसे पहले declaration मैंने बता ही दिया by the donor, acceptance by the donee, delivery of possession. Section 129 TPA excludes application of section 123 which requires registered instruments for transferring immovable property to gifts of immovable property by Muslim. ठीक है. अब कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 47A अप्लाई नहीं होता. ओरल गिफ्ट्स अंडर मोहम्मदन लॉ डॉक्यूमेंट है लेकिन अनरजिस्टर्ड है. उनपे इंडियन स्टैम्प एक्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं लग सकती. कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि सेक्शन 47A तभी अप्लाई होता है जब इंस्ट्रूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट किया जाए और उस प्रेजेंटेशन में आपने प्रॉपर्टी के वैल्यू को कम लगाया है. मतलब आपने रजिस्ट्रेशन की फी को बचाने के लिए प्रॉपर्टी अंडर वैल्यू करके दिखाई है तब सेक्शन 47A लगता है. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ. उन्होंने रजिस्टर किया नहीं क्योंकि उनके हिसाब से उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने की जरूरत थी नहीं. दे वर नॉट operating under TPA, they were using the rights given to them by their own personal law, which is a Muslim law. Procedural misstep. कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर अथॉरिटीज बिलीव करती हैं कि स्टैम्प ड्यूटी होनी चाहिए हिबा पे तो उन्हें प्रोसीडिंग्स को सेक्शन 33 में इनिशिएट करना चाहिए था, सेक्शन 47A में नहीं, क्योंकि अगेन प्रॉपर्टी को अंडर वैल्यू नहीं किया गया था. कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था. सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर रिलाई किया गया जो कि हफीजा बेबी वर्सेस शेख फरीद में दिया गया था 2011 में. कोर्ट ने रीइटरेट किया कि एसेंशियल जो है मोहम्मद गिफ्ट के 3 हैं. अगर वो 3 एसेंशियल्स पूरे हो जाते हैं तो गिफ्ट हिबा हो जाता है और सेक्शन 123 के एप्लीकेशन से बाहर हो जाता है. सेक्शन 129 preserves the rule of Mohammedan law, excludes the applicability of section 123. ठीक है. ऑफ टीपीए टू गिफ्ट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय मोहम्मदन. कोर्ट ने कंक्लूड किया कि जो इम्प्यून्ड ऑर्डर है उन्हें सस्टेन नहीं किया जा सकता और उन्हें क्वॉश करना जरूरी है और कोई भी अगर अमाउंट जबरदस्ती पेटिशनर से डिपॉजिट करवाया गया तो उसको भी इमीडिएटली रिफंड करवाया जाए 2 महीने के अंदर. क्यों? अगेन मेमोरेंडम. अब यहाँ पे डिफरेंस आता है. बहुत सारी चीजों को क्लैरिफाई किया गया. टीपीए मुस्लिम गिफ्ट्स को या मोहम्मदन लॉ में किए गए गिफ्ट्स को एक्सप्रेसली एक्सक्लूड करता है. मेमोरेंडम्स की कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं होती. दे आर नॉट रिटन इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर नॉट लीगल इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर जस्ट
methods or something reduced to writing so as to retain them in the memory. याददाश्त के लिए या याद रखने के लिए, मेमोरी को मेंटेन करने के लिए अगर कोई चीज लिख ली जाए तो वो लीगल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकती है। लीगल इंस्ट्रूमेंट के अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनका फुलफिल होना जरूरी है। मोहम्मदन लॉ में हिबा के जो 3 एसेंशियल्स हैं, दोनों ही बार 2005 में भी 2006 में भी उन 3 एसेंशियल्स को फुलफिल किया गया। तो इट वॉज अ वैलिड ओरल गिफ्ट बाय मुस्लिम लॉ और एज पर मुस्लिम लॉ। और जैसे ही वो वैलिड ओरल गिफ्ट एज पर मुस्लिम लॉ हो गया, सेक्शन 123 के एप्लीकेशन से बाहर हो गया। वो मेमोरेंडम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई रिटन लीगल इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसे रजिस्टर करवाने की जरूरत पड़े। आप मेरी बात समझे? और इसीलिए जो भी डिपॉजिट पेनल्टी वगैरह ले ली गई थी उसे भी वापस करने का ऑर्डर आया। ओके, तो डिफरेंस वही है कि भाई गिफ्ट्स जो हैं वो हिबा से किस तरह से डिफरेंट है। गिफ्ट का स्कोप जो सेक्शन 123 है, उसका स्कोप, एप्लीकेशन, एप्लीकेबिलिटी क्या है। जब भी आप, अब गिफ्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर टीपीए में आ रहा है आंसर, जो कि आता ही है, तो गिफ्ट आता ही है ना। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम्स देयर वुड बी अ क्वेश्चन रिलेटिंग टू गिफ्ट, एंड व्हेन यू आर राइटिंग गिफ्ट आपको वो पूरा एग्जॉस्टिवली लिखना। देखो आंसर्स को ना लिखना एक आर्ट है। आप आधे अधूरे हाफ बेक्ड अटेम्प्ट जब आंसर्स के देते हैं तब नंबर कम आते हैं और फिर क्यूमुलेटिव स्कोर जो होता है वो कम रह जाता है। फिर आप वही सोचते रह जाते हैं कि भाई सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, जज क्यों नहीं बने। इसलिए क्योंकि मेंस में आपका परफॉर्मेंस उतना काबिले तारीफ था नहीं, है ना। आंसर्स को ऐसे लिखना है कि वो मैक्सिमम स्कोर दिलवा सके। मीन्स में आपको जितना आप स्कोर कर सके उतना स्कोर करना है ताकि आपका सिलेक्शन इंश्योर किया जा सके। और इसीलिए आपको दृष्टि में ये केस लॉस पढ़ाए जा रहे हैं ताकि आप अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से क्रिएट कर सके, फुल फ्लेजेड कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स बना सके जिनमें नंबर काटने की जगह ही ना बचे। ठीक है, तो अगर गिफ्ट पे आप डेफिनेटली आंसर प्रिपेयर करेंगे, इस केस को जरूर डालिए। और याद रखिए कि गिफ्ट सिर्फ वन सेक्शन 123 से शुरू होकर उस पर खत्म नहीं हो जाता, बाकी सारे प्रोविजंस को भी आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ता है। और जब आप 129 पे आएंगे तो ये आंसर, आप ये जो केस है, ये आपके आंसर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करेगा। सो रिमेंबर माई वर्ड्स, ट्राई टू राइट अ गुड आंसर, इनकॉर्पोरेट दिस केस लॉ and get it evaluated by somebody who knows how to write answers, right? चलो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। What is the term for an oral gift under Muslim law? बहुत आसान है, हमने अभी पढ़ा है, याद रखना है। Which section of the Indian Stamp Act deals with the valuation of undervalued instruments? अभी इंडियन स्टैम्प एक्ट वैसे है नहीं किसी भी मेंस के सिलेबस में, रजिस्ट्रेशन एक्ट वाले ये, लेकिन ये तो नहीं है, तो ये आपको प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, ये बस प्रैक्टिस के लिए आपको हमने दे दिया। Which section of Stamp Act defines instrument of conveyance? आपको ये बने बता ही दिया था, सेक्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, critically analyze the court's reasoning in holding that oral gifts under Muslim law documented in writing cannot be subjected to proceedings under section 47A of the Indian Stamp Act. What remedies are available to parties if a transaction is deemed to have evaded stamp duty? Discuss with reference to relevant sections of the Indian Stamp Act. अभी बहुत specific answers हैं, specific to the case that I have taught you. You need not write them if you don't want to. ठीक है, अपनी अपनी प्रैक्टिस के लिए अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन गिफ्ट पे आंसर आप जरूर लिखेंगे, उसे प्रैक्टिस भी करेंगे और इस केस को आप अभी नोट में कर लें और गिफ्ट में ऐड करें। आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा और अच्छे नंबर आपको दिलवाएगा, राइट। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं इसी तरह के बहुत रेलेवेंट इंपॉर्टेंट केस लॉ के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।